ओके। कृषि ठीक है। कृषि ठीक है। चलिए आज एग्रीकल्चर द्वादश की अर्थशास्त्र की क्लास शुरू हो गई है। आज पहला चैप्टर है और उस पहले चैप्टर का नाम अर्थशास्त्र का अर्थ और क्षेत्र। तो जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, एक अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसकी परफेक्ट परिभाषा नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि समय काल परिस्थिति के अनुसार जो अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था के नियम हैं, वो बदलते रहते हैं। यदि हम अर्थशास्त्र की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है व्यक्ति कार्य क्यों करता है। दूसरा, व्यक्ति कार्य किस लिए करता है। इसी पर अर्थशास्त्र की हमें डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। देखा होगा व्यक्ति रोज, बच्चे स्कूल जाते हैं, अध्यापक स्कूल जाता है, कर्मचारी अपने ऑफिस जाता है, किसान खेत जाता है। तो तमाम ऐसे कार्य क्यों रोज करते हैं? क्योंकि उन्हें जिससे आवश्यकता की पूर्ति हो सके, तो वो इसलिए धन कमाते हैं। क्यों करता है? वो धन कमाते हैं। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति कार्य क्यों करता है? अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन कमाते हैं। और वो धन किस लिए कमाते हैं? जिससे व्यक्ति को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो ये एक हम परिभाषा बना सकते हैं। अर्थशास्त्र का ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार धन कमाते हैं तथा किस प्रकार उसका प्रयोग करते हैं, जिससे उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, अपने सुख के साधन पूरे कर सके। तो व्यक्ति कार्य क्यों करता है? क्योंकि अब जिससे उनको धन मिले। और किस लिए करता है? अपनी आवश्यकता की पूर्ति, और उस आवश्यकता पूर्ति से उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो हमने एक ये डेफिनेशन बनाई। इस डेफिनेशन, अब ये एकदम एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है कि यही डेफिनेशन चलेगी, क्योंकि प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था का दूसरा था। प्राचीन काल में क्या होता था कि व्यक्ति जो धन कमाते थे सिर्फ गोदरपूर्ति के लिए कमाते थे। धीरे धीरे व्यक्ति की, प्राचीन काल से मध्यकाल आया, धीरे धीरे व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। तो उसका जो विषय क्षेत्र है, जो क्षेत्र है, जो हमने बताया था, ये और विस्तृत होता गया। ठीक है ना? तो अब हम ये विषय आज आधुनिक काल में देख लीजिए। आधुनिक काल में देखते हैं तो अर्थव्यवस्था का एक ब्रॉड क्षेत्र हो गया। हम कह सकते हैं कि जितना अर्थशास्त्र में विकास 4 दशकों में, जितना अर्थशास्त्र में विकास हुआ, उतना शायद किसी दशक में नहीं हुआ। बेटा ओके, वो बेटा कैसे दे दो, डस्टर दे दो, यहाँ पकड़ो ना, डस्टर दे दो। ये बात तो कल नहीं कर क्लास। तो चलिए अब हम एक मिनट में शुरू हो गया। तो क्षेत्र, तो इसका क्षेत्र हम जो है एक ब्रॉड क्षेत्र है, लेकिन उस क्षेत्र के पहले हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्रियाएं भी, अर्थशास्त्र की क्रियाएं को हमने 2 भागों में बांटा है। मार्शल ने ये अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने 2 भागों में बांटा है। 2 भाग, एक है आर्थिक क्रिया और दूसरा है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया, आर्थिक क्रियाएं वो है जो व्यक्ति जो कार्य करता है तो उसका उद्देश्य होता है धन कमाना। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत इसका उद्देश्य है धन कमाना और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना, उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। जैसे एक अध्यापक विद्यालय जाता है, किसान खेत जाता है, व्यापारी दुकान में बैठता है। ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं। अनार्थिक क्रिया
जिसका उद्देश्य धन प्राप्त करना नहीं है, वो अनार्थिक। ऐसी कौन सी क्रिया है? जैसे देश प्रेम, परोपकार। तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जिससे व्यक्ति या खेलना, तो ये अनार्थिक क्रिया, इनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता। किंतु कई बार ऐसा देखा गया है जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो कभी कभी अनार्थिक भी हो जाती हैं और जो अनार्थिक क्रियाएं आर्थिक भी हो जाती हैं। जैसे एक अध्यापक जब विद्यालय जाता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो वो कौन सी क्रिया हो गई? आर्थिक क्रिया। और जब वही अध्यापक जब विद्यालय से घर में अपने बच्चों को पढ़ाता है तो वो क्रिया हो गई अनार्थिक क्रिया। तो कहने का अर्थ है कि आर्थिक क्रियाएं वो हैं जो किसी धन प्राप्ति के प्रतिफल से कार्य किया जाता है, वो आर्थिक क्रियाएं हैं। अनार्थिक क्रियाएं जिसमें धन कमाना उद्देश्य नहीं होता वो अनार्थिक क्रिया। जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करना, ये क्या है? ये अनार्थिक क्रिया, क्योंकि उसका उद्देश्य पालन पोषण कर रही है तो उसका उद्देश्य आर्थिक नहीं है, उसका उद्देश्य क्या है? अनार्थिक है। तो ये प्रोफेसर मार्शल ने इसको आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया है। अब इस अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत हम जो है सामान्य मनुष्य का अध्ययन करते हैं, सामाजिक क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। जो समाज से बाहर रहने वाला है उसका अध्ययन हम नहीं करते। जैसे मान लीजिए साधु संतों का, साधु ये समाज से अलग रहते हैं, इसलिए अर्थशास्त्र इनका अध्ययन नहीं करता। दूसरा इसमें सामाजिक, क्लास पढ़ा रहे हो, क्लास पढ़ा रहे समझ रहे हैं, ठीक, क्लास पढ़ा रहे। तो चलिए अब हम बता रहे थे सामाजिक क्षेत्र। जो समाज में रहने वाले उसका अध्ययन करते हैं, जैसा हमने बताया साधु संतों का अध्ययन नहीं करते। फिर है सामान्य मनुष्य। सामान्य मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, ना कि असमान मतलब प्रेत और तमाम ऐसे जैसे कहते हैं दुष्ट, कंजूस, इनका अध्ययन नहीं किया। सिर्फ सामान्य मनुष्य का ही अध्ययन किया जाता है। इसका क्षेत्र एक समाज में रहने वाले। अब हम ये अर्थशास्त्र की जो हमने अभी परिभाषा थी, हम कहेंगे ये पर्याप्त पूर्ण है, तो ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि एक बार बड़ा भूतल क्या है? ये अर्थशास्त्री है, बार बड़ा भूतल, ये अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में जो परिभाषा दी है वो किस तरह दी है कि यदि 6 अर्थशास्त्री बैठे हों, अर्थशास्त्री बैठे हों, तो उनके 7 मत होते। यदि 6 अर्थशास्त्री बैठे हो तो उनके 7 मत होते हैं। यानी कहने का अर्थ है उन्होंने कोई परफेक्ट परिभाषा नहीं दी। इनका अर्थ था कि समय काल के अनुसार ये परिभाषाएं बदलती रहती है। एक जे.एस. मिल है, ये भी अर्थशास्त्री है, इन्होंने लिखा है कि अर्थशास्त्र ने अपनी परिभाषा से गला घोंट लिया। तो देखिए जे.एस. मिल का अर्थशास्त्र ने अपनी परिभाषाओं से गला घोंट लिया है। अर्थशास्त्री बार्बुटन, आपको एक बार बता दें, ये इसी साल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था कि किसने ये कहा कि ये जहां 6 अर्थशास्त्री बैठे हैं उधर 7 मत होते हैं। आज हमने अर्थशास्त्र का अर्थ
और थोड़ा क्षेत्र बताकर आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।